इमरान के खतूत बनाम आर्मी चीफ और आर्मी चीफ का जवाब, दोनों को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है कि आर्मी चीफ ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया है। वैसे जवाब उन्होंने दिया तो नहीं है ये आज, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ हमारे सहाफ़ी भाई जर्नलिस्ट भी मेहमान के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे लंच में, तो वो भी वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ पे फिर मिलते मिलाते तो उन्होंने वहाँ पे उनको क्वेश्चन कर दिए, वरना कोई आर्मी चीफ ने बतौर ख़ास इसका जवाब देने की वो तो कोई जहाँ जर्नलिस्ट हों जी, सवाल तो पूछेंगे। कोई कोशिश नहीं की, या उनका कोई ये इनिशिएटिव नहीं था। तो देखें, ये ख़त जो है ना, ये तो सिर्फ एक बहाना है ख़त तो का। आर्मी चीफ से जवाब ही समझा जाए फिर? बिल्कुल साफ जवाब समझा जाए। उसकी वजह यह है कि ये ख़त है भी नहीं, ये सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ये एक बयानिया है, जिसको फैलाने और जिसको आवाम के अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश करने का ये ख़त जो है एक बहाना है। ये कि ख़त लिखने के बहाने वो बातें वो करना चाहते हैं कि अदरवाइज़ अगर वो समझते हैं कि अगर मैं करूं तो उनके मतलब किसी को एतराज़ हो सकता है कि जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जी मैं तो ख़त लिख रहा हूँ ना, मैं तो आर्मी चीफ़ के नोटिस में ये चीज़ें ला रहा हूँ। तो लेकिन हालांकि इमरान ने जो एक कंटिन्यूस एफर्ट की पिछले काफ़ी अरसे में कि फ़ौज के साथ उनका बातचीत का बिल वास्ता या बिला वास्ता वो दरवाज़ा खुल जाए, तो आर्मी चीफ का जो रद्द-ए-अमल है उसको पढ़ते हुए तो मुझे लगता है कि दरवाज़ा एटलीस्ट आर्मी चीफ की हद तक तो बंद ही है। उनके सेकंड थर्ड ईयर से हो सकता है किसी की बात हो, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं ये है नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ अगर एक बात की जो है वो इजाज़त ना दें, तो वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। दूसरे तीसरे लेवल पे ये बात कैसे हो सकती है? और दूसरा ये है कि देखें, जैसे ये अरसा था ना 24, 25, 26 नवंबर वाला, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का बैक चैनल चल रहा था। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो देखें ना, जब अगर किसी शहर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हेडकोार्टर में या इवन इस्लामाबाद में अगर किसी पार्टी ने कोई हंगामा करना है, कोई रैली करनी है, कोई उसने भूख हड़ताल करनी है, कोई उसने कोई धरना करना है, तो लाजमी बात है कि डिप्टी कमिश्नर भी आईजी भी सारे राब्ते में आएंगे कि जी आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर बैठेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुलाकात होती है वो तो होती है। जो इंतजामी उमूर पे थे, तो लाजमी बात है कि जो एजेंसीज हैं वो भी तो खबर लेती हैं ना कि ये कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो उस राब्ते को कोई राब्ता समझे और कोई बात को दूसरी तरफ लेके जाए तो गलत बात है। बाकी उनकी इन हरकतों को या इन चालों को हर कोई समझता है। ये कोई दरवाज़ा खोलने वाली बातें नहीं है। अभी दरवाज़ा नहीं खुलने का इम्कान नहीं, दरवाज़ा खुलने का इम्कान तो तब हो ना कि अगर कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ इन्होंने मुज़ाकरा शुरू किए थे। पर मुज़ाकरा तब होते हैं ना जो मुज़ाकरा की उनकी नीयत होती। एक ऐसी कमेटी बना दी, पहली मीटिंग में आए कि जी बस आखिरी मीटिंग है, इसकी इजाज़त नहीं है, दूसरी में जवाब। तो ये जो है उनका कोई इरादा नहीं है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनका बयानिया है जो 9 मई को उन्होंने किया उससे वो पीछे हटें, उसके ऊपर वो माज़रत करें, अफसोस का इज़हार करें और कोशिश करें कि हमारे मामला जो है वो बेहतर हों। उनका कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन इमरान ने ख़त सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं लिखे, इमरान ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल जवाब का जवाब देते हुए तस्दीक भी कर दी कि उनका ख़त मिला, और ये भी कहा कि 7 सबूत और शवाहिद की एक वो पूरी उन्हें USB भी मिली है और उसके ऊपर वो 184(3) के नीचे केस बनता है, आईनी बेंच को लगा रहे हैं। तो उन्होंने ख़त एक्नॉलेज कर लिया, रजिस्टर कर लिया कि हमें मिल गया। लेकिन उन्होंने ख़त जो है वो शायद फिर मीडिया को जारी नहीं किया, उनको भेजा है। तो इस तरह का ख़त जो है वो अगर आर्मी चीफ को भेजते और मीडिया को जारी ना करते तो हो सकता था उसका कोई जवाब मिल जाता। लेकिन जब उन्होंने पहले मीडिया को जारी कर दिया तो इट मीन्स को उसका मकसद तो प्रोपेगेंडा था, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस को खत गया उसका मकसद क्या है सर? वो तो उसके ऊपर एक्शन होगा ना, उसका मकसद मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद एक पटिशन भी की है। लेकिन उसका तरीका का तो बेहतर ये है कि पटिशन करें, ख़त लिखने का तो कोई जवाब नहीं बनता।
लेकिन अगर किसी ने ख़त भी लिखा है तो वो भी पिटीशन के तौर पे जो है ट्रीट किया जा उसको सकता है ट्रीट किया जा 184(3) के नीचे। वो चीफ जस्टिस ने उसी तरफ इशारा किया। और इसी तरह का एक डॉजियर पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उन्होंने जमा करवाया, जिसमें चीफ जस्टिस का खत, पत्तन की रिपोर्ट और दीगर शवाहिद दिए। और साथ चीफ जस्टिस की जो IMF से मुलाकात थी उसके मुतल्लिक भी ये इशारे मिलते हैं कि उन्होंने वहाँ पे भी इन केसेस का या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का वहाँ पे भी सवाल उठाया। बहरहाल इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस मुलाकात से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट जारी हुए उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। स्टेटमेंट में वो लिख के थोड़ा बताएंगे क्या कि उन्होंने लेकिन इमरान खान का सवाल किया। अब एक यानी इतना यानी हाई ऑफिस है और वहाँ पे उनकी एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मुतल्लिक जो उन्होंने बात की है उसी बात को हमें जो है वो दुरुस्त IMF की डेलीगेशन की मुलाकात के फौरी बाद उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ और उसी फौरी मुलाकात के बाद उन्होंने कंफर्मेशन किया कि इमरान खान का खता है और उसको हम आईनी बेंच में लगा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ इशारे हमें मिलते हैं बाकी लोगों से भी। यानी आर्मी चीफ को तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आइन और कानून परमिट करता है कि वो उस खत को वजारत दिफा या प्राइम मिनिस्टर को भेजे, इसके अलावा उसके ऊपर कोई एक्शन कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई बंदा खत लिखता है तो कानून में गुंजाइश है कि वो उसको एज पिटीशन जो है वो ट्रीट करते हुए उसकी समाअत करें। सर, पाकिस्तान में सियासतदान जब आर्मी चीफ से मिलते रहे, आपकी अपनी जमात समेत जब जनरल बाजवा से आप लोग मिलते थे तो वो कोई तहरीरी इजाज़त या कानून की शिक के नीचे जाकर जनरल बाजवा साहब भी तो मिलते थे ना, तो दोनों मिलते थे ना। मामला ये है कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके उनको मिल सकता था, वो खुद मिलते थे, खुद मिलने में इंटरेस्टेड थे तो लोग उनको मिलते थे। वो क्यों मिलना चाहते थे आप? हाँ, बल्कि लाहौर उनका एक आप समझ लें कि उनके बिहाफ पे एक बंदा था जो मुलाकातें करता था, तो वो तो फिर उनका तो मामला और लाहौर में उनके बिहाफ पे वो जो जिनसे उनकी अजीजदारी है, हाँ वो साबिर साहब, तो वो क्यों मिलते थे आप लोगों से? क्या नाम है उनका? साबिर मिठू। साबिर मिठू। तो आप क्यों मिलते थे उन लोगों से? नहीं, मैं तो नहीं मिला। तो वो साबिर मैं तो सुन लें, मैंने कभी भी किसी दौर के साबिर मिठू से मैं ना पहले मिला ना अब मिलता हूँ। वो मैं 2016 में इसमें साबिर मिठू साहब मर्ज हुए ना, और उसके बाद 6 साल जो है वो लोग उनके दरे दौलत पे जाके सजदा रेज होते रहे, और लोग ऐसे जाते थे जैसे लोग दाता साहब सलाम करने नहीं जाते, इस तरह से लोग वहाँ पे जाते थे। आपकी जमात और जब लाइनें लगा के सुन ले जब उनको मिलते थे तो फिर उल्टे पाँव जो है वो वापस आते थे। अदब का तकाजा ये था। शहबाज साहब मैं 6 साल में मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मुझे कहा भी गया, बल्कि मेरे खिलाफ जब केस बना था तो उस वक्त बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि जी आप अगर वहाँ पे चले जाएं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये मलिक साहब, ये इस बात को आप नोट कर लें और इसको वेरीफाई कर लें। मैं नहीं गया। आप हाजिरी लगवाने नहीं गए? आप पे फिर 25 किलो हीरोइन सही डाली है आप पे। लेकिन सर राना साहब एक बात तो बताएं ना, शहबाज साहब जाते थे मलिक अहमद खान की गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के, जिसको बाद में फिर दोस्तों ने लतीफ़ा बना दिया कि डिग्गी में छुप के जाते थे। नहीं, तो वो क्या तरीका था? मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो तो ना उन्होंने कभी उस वक्त इस बात को छुपाया था, ना वो अब छुपाते हैं। सर मलिक अहमद थोड़ी छुपाते थे, शहबाज साहब छुपाते नहीं, तो वो तो जाते थे, तो अगर उनके साथ किसी ने जाना था तो गाड़ी में लेट के जाने की क्या सर? यही तो मजे की बात है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। हमने तो यही सुना है कि वो गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के जाते हैं। मैं जिस जगह पे मैं नहीं गया, मुझे क्या पता कि वहाँ पे कौन जाता था। मैं तो ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि वो मिल के अदब के तकाजे में उल्टे पांव वापस होते थे, तो शहबाज साहब कैसे जाते और आते? नहीं, मैं तो इस बार मेरे पास आपने देखा, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, आपने एक और बड़ी मजे की बात की, आपने कहा कि वो जो 2 जज जिन्होंने एहतजाज किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर, वेरी ऑनरेबल पीपल। जस्टिस मंसूर तो मुझे खास तौर पर मैं उनका बड़ी इज्जत लिहाज रखता हूँ, बहुत अच्छा। दोनों यानी दोनों के क्रेडिट में बहुत अच्छे फैसले हैं। आपके चीफ जस्टिस थे जी लाहौर हाई कोर्ट के? जी बिल्कुल। और आपका मेरे ख्याल है कोई इशू भी नहीं था आपस में? बड़े नहीं, मैं उनके साथ जब भी कभी कोई मामला हुआ तो वो बड़े ही जो है। लेकिन अब आपने कहा कि उनके ऊपर आप रेफरेंस फाइल कर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर रेफरेंस फाइल करना चाहिए या जो है वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि हो सकता मैंने इसलिए कहा है सर? कि देखिए, मामला ये है कि इस वक्त वो साहिबान जिस किस्म के मामलात अपनाए हुए हैं, अगर मिसकंडक्ट किसी बला का नाम है ना, तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर और वो मिसकंडक्ट क्या है? सर राइटफुल इश्यूज पे आवाज उठाना तो अच्छी बात। मामला देखिए, मामला मिसकंडक्ट तो नहीं। देखिए, मामला ये है कि ये पिछले
ये को अभी इन्हीं से बात शुरू नहीं होती, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। ये पिछले 5 साल में हमारे यानी इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़ज़ अदारे सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा कोई और अदारा नहीं है, वहाँ पे हमारे जज साहबान आपस में ही जो उलझते हुए जो कुछ कर रहे हैं, तो मेरी नाकस राय में एक कानून को थोड़ा बहुत समझने के नाते मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है। सर अगर ये मिसकंडक्ट है ना, तो फायज ईसा जो जस्टिस बंदयाल के साथ कर रहे थे वो मिसकंडक्ट की सबसे वर्स्ट बदतरीन मिसाल थी। अगर ये मिसकंडक्ट तो आपने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं बनाया उनको। आपकी राय अगर ये है तो मैं इससे जो है वो इख्तलाफ। सर वो बेंचों से उठ गए थे, कहते मैं केस ही नहीं सुनूंगा जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा, मैं केस। इससे पहले साकिब निसार साहब के भी मुतल्लक आपको पता है कि पेशावर में एक बेंच में काजी फैज ईसा साहब और वो इकट्ठे बैठे थे, और ड्यूरिंग जो है वो समात उन्होंने जो किया था, तो फिर ये मिसकंडक्ट फिर किस चीज़ का नाम है? तो फिर आपको फायज ईसा पे लगाना चाहिए था ना सर। नहीं, बहरहाल अगर उस वक्त किसी को चाहिए था को साकिब निसार साहब के मुतल्लिक़ लगा देते। नहीं, फायज ईसा तो अभी आपके दौर में मिसाल थी, पीटीआई का बल्ले का निशान ले लिया। निसार साहब जो करते रहे हैं, जिस किस्म की कमेंट्री करते रहे हैं, उसके बाद सर वो तो खैर आसिफ सईद खोसा साहब भी को कम नहीं करते रहे। लेकिन देखें बात ये है कि जो रेफरेंस है ये तो ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है कि पता नहीं जी रेफरेंस कोई कितनी मुश्किल चीज़ है। रेफरेंस तो इस वक्त जो आपका आइन है उसके तहत आप भी दायर कर सकते हैं, कोई आम आदमी भी दायर कर सकता है। जजों को ब्लैकमेल करना हो ना, तो उस वक्त कहा जाता है आपके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। आपने तो मुझे यही लगा कि दोनों को डराने की कोशिश। नहीं, बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं की। मैंने इस सूरत हाल पे इंतहाई अफसरदगी, अफसोस और दुख की बुनियाद पे ये बात की है कि इतने आला व अरफा जो अदालत उज़्मा है वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस की वो पावर्स जो थी आपने सलब कर ली। तो आप जो कह रहे हैं, आपने आईनी बेंच के सरबराह को वो सारी पावर्स तो आईनी बेंच का सरबराह को मैं खुद बन गया हूँ सर, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या मैंने किसी पार्टी के बंदे को बना दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। नहीं सर, और सुप्रीम कोर्ट के वो वैसे ही जज हैं जैसे दूसरे जज हैं। उनको चले, आप तो कहते हैं ना कि 26 तरमीम के बाद ये जज इस तरह से बन रहे हैं, उस तरह से बन रहे हैं, वो तो पहले के बने हुए हैं सर। लेकिन उनको जैसे आपने आईनी बेंच का सरबराह बनाया, उसी में जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आईनी बेंच के सरबराह के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, आपने उनको वोट आउट कर दिया। और वोट आउट कैसे कर दिया? सर वोट ही डाले ना, वो कमेटी ने बैठ के कि किसने आईनी बेंच का सरबराह बनाना है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में ज़्यादा वोट निकला है, वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए। नहीं, ऐसा नहीं सर, वोट डलते हैं सर, अपोजिशन के अरकान वो वोट डलते हैं और वोटों में वो अक्सरियत से जो है वो कामयाब। तो सर यही तो मामला है। हाँ, नहीं आप देखें ना तो कि अब जुडिशल कमीशन जो है कितनी ज़बरदस्त उसकी जो है वो इस वक्त फॉर्मेशन है कि ना उसमें गवर्नमेंट अक्सरियत में है, ना जजेज अक्सरियत में है, और जो है वो सर हुकूमत ऑलवेज अक्सरियत में है। नहीं, बिल्कुल आपने कंपोजिशन ऐसी कमाल की है, बिल्कुल नहीं। उसमें एक आपने नुमाइंदा टेक्नोक्रेट का डाल दिया, खातून वाला, जितने भी डाल लिए, एक आपने वो बार का नुमाइंदा डाल दिया। आप गिन लें, 5 वोट जो है वो गवर्नमेंट के हैं, 5 ही जजेस के हैं, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का है। बैलेंस जो है वो अपोजिशन और बार के पास है। जजेस के साथ मिल जाए तो वो 8 हो जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ सर बार का बंदा है, लॉ मिनिस्टर को छोड़ के दूसरी तरफ जाएगा, और वो खातून जो नुमाइंदा है वो छोड़ के, वो सारे मिला के 5 है ना भाई, बार को मिला के 5, बार को मिलाएं तो अब ना गवर्नमेंट मर्जी कर सकती है ना जजेस मर्जी कर सकते हैं। अब आगे पहले जब जजेस की अक्सरियत थी वो 7 थे, तो उस वक्त आपका चैम्बर, मेरा चैम्बर, उसका चैम्बर, इसका वो चैम्बर, भी गलत था, ये चलता रहा, वो भी गलत, तो वो गलत था ना, गलत। तो अब ये ठीक है ना, बैलेंस नहीं, बेंच बनाने का अमल दुरुस्त नहीं है, बैलेंस हो गया। जज बनाने के लिए तरीका ठीक है, बेंच बनाने का तरीका गलत है। नहीं, बेंच बनाने का तरीका बहुत बेंच ऐसे बनते थे ना, जजेस ऐसे बनते थे। अब जजेस का तरीका का दुरुस्त कर दिया, यानी आपके चैम्बर का जज, बिल्कुल सही, उसके चैम्बर का जज, इसके चैम्बर का जज, पे तो जब तक जजेस की सीरीज से इस तरह से जज बनते रहे। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब आपने उससे 100 गुना आगे चले गए, तो आपने बेंच बनाने के ऊपर अपना इख्तियार रख लिया। बिल्कुल नहीं, अब तो बेंच आपकी मर्जी से बनता है सर। नहीं, मर्जी से कैसे? आईनी बेंच आपकी मर्जी से बनता है ना, बिल्कुल आप वोट डालते हैं तो वो बिल्कुल नहीं, बैलेंस है, बैलेंस नहीं है ना। 5 हमारे 5 वोट की मर्जी, गवर्नमेंट के 5 वोट है, नहीं गवर्नमेंट के 5 वोट है, जजेस के 5 वोट, 2 नुमाइंदे, एक स्पीकर का नॉमिनी, वो मिला के 5, और साथ उसके वो बार का नुमाइंदा मिला के 5। नहीं, फिर आपकी अक्सरियत हो जाती है। नहीं, 5 अक्सरियत हो जाती है, गिन लें। आईनी बेंच बनता है इसी मैं कहता हूँ गिन लें, गिन लें। गवर्नमेंट के 5 हैं,
2 अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून, ठीक है जी, 1 सेनेट से, 1 कौमी असम्बली से, 4, एक जो वो स्पीकर का बार बार कहने स्पीकर नामजद करता है, एक वो 5। और आपने बैलेंस इसका कैसे खराब किया? सुन ले 5 ही जजेस हैं। कौन कौन? यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट है, ठीक है जी, 5 हो गए। उसके बाद 2 मेंबर हैं अपोजिशन के, 1 सेनेट से, 1 कौमी असेंबली सर आपकी, उसके बाद 1 बार का मेंबर। सर आपने इतना इंटेलिजेंटली इसको फॉर्मुलेट किया है कि कौन आपने सी चीफ जस्टिस बनाया है, जस्टिस मंसूर को नहीं बनाया, जस्टिस मुनीब को नहीं बनाया, जस्टिस याहिया को जो तीसरे नंबर पर थे। बात हो रही है अब यहाँ पे आपने ऐसी मैनेजमेंट की है कि आपकी मर्जी के बगैर बंदा आ ही नहीं सकता। ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के कहने पे नहीं ना बनाया, ये यानी ला ये था, प्रैक्टिस ये थी, आइन ये था कि जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस बनेगा। जब ये मामला आया जुडिशल कमीशन में, वो जो पहले वाला जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर आपका एतमाद है, तो उसमें जब नुमाइंदगी आई सैयद मंसूर अली शाह साहब की, उन्होंने कहा कि नो, सीनियर मोस्ट वो होगा जो 3 सीनियर्स में से जो है वो कम्पिटेंट होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट। उसी बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट हुए। तो अब अगर उस असूल को जो मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ पे जुडिशल कमीशन ने असूल तय किया, उस असूल की बुनियाद के ऊपर अगर हमने लेजिस्लेशन कर दी है कौमी असम्बली ने या पार्लियामेंट ने, तो अब उसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं। हाई कोर्ट का तरीका कार और सुप्रीम कोर्ट का तरीका कार और ये आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है। और जजेस वाला जो केस था मुशूरे ज़माना, उसकी जजमेंट के ऊपर ये फैसला तय हो चुका है। आइन में जो सीनियर मोस्ट था, जुडिशल कमीशन ने सीनियर मोस्ट की तशरीह जो की, जो डेफिनेशन की, वो ये थी। और आपने उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया, आपने दूसरे जजेस बिठा के, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनको साइड पे लगाने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया। क्या? सीनियर प्यूनी जज तो अब आपने डोगर साहब को बना दिया। नहीं तो डोगर साहब वो जो है वो उनकी सीनियरिटी बनती है तो वो बने। मोहसिन अख्तर साहब से आपकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई नहीं। गुल हसन साहब से? ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनकी पोजीशन तो कंप्रोमाइज होगी ना? नहीं, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगी? सीनियरिटी पे तो वो नहीं, ऊपर आप आइन का आर्टिकल 200 पढ़ लें। वो अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगी उसके ऊपर। नहीं, चलें वो जजमेंट आ जाए, लेकिन आप उस आर्टिकल को पढ़ लें। उसके तहत जो जजेस ट्रांसफ़र है, जज के ट्रांसफ़र होने में 3 चीफ जस्टिस साहबान जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब 3 चीफ जस्टिस साहबान जो हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, वेरी ऑनरेबल जज, इंडिपेंडेंट जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो किसी ग्रुपिंग में नहीं है। जितनी ये ग्रुपिंग होती रही है, 7 इधर 8 इधर, वो कभी किसी में जो है वो शामिल नहीं हुए। अब अगर वो इस बात के ऊपर मुत्फिक हैं कि ये बंदा ट्रांसफ़र होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत है, तो आप फिर हर बात को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी नज़र से तो ना देखें। नहीं सर, जज सारे इज्जत वाले हैं, लेकिन आप सियासत के अंदर आप लोगों ने एक अपना धड़ा जो है ना, उसको वजन बढ़ाने के लिए इधर से उधर मैनेजमेंट करने की कोशिश भाई कर। जो बंदा किसी सारी उम्र किसी का धड़ा नहीं बना, वो हमारा धड़ा कैसे बन गया? सर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अफरीदी पूरी ज़िंदगी वो किसी का धड़ा नहीं बना, वो उनका धड़ा नहीं बना जिनके साथ सारी ज़िंदगी उसने एक चैम्बर में गुजारी है, तो हमारा धड़ा कैसे बन जाएगा? जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं बनाया सर आपने? किसने? जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं बनाया? अमंग जो 3 सीनियर मोस्ट थे, आप चलें आप बात कर लें। सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर साहब थे, मरीब अख्तर साहब थे, या नहीं, सिर्फ एक इतना सा बताते हैं, जस्टिस मंसूर क्यों क्वालिफाई नहीं किया चीफ जस्टिस? मेरा ये देखें, मैं उनके मुतल्लक ये बात, वो बहुत यानी ऑनरेबल हैं, बाइस इज़्ज़त और एहतराम है, ये बात करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ग्रुपिंग जो है उसमें दोनों जज साहबान जो सीनियर मोस्ट थे या अफरीदी साहब के साथ, वो जिस हद तक मुलव्वस थे, उनका बनना जो है मेरा ख्याल है कि इस ग्रुपिंग को और तक़वियत देता। तो एक ऐसा बंदा जो उस ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं था, उसी को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाना मुनासिब था, ताकि ये ग्रुपिंग खत्म हो। जिसके मतलब आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, बाकी सारी दुनिया भी बात कर रही है। रेफरेंस फाइल करना चाहेंगे उनके खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि रेफरेंस जो है वो फाइल होना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए, वरना फिर कोई ना कोई, अगर गवर्नमेंट नहीं तो कोई आप जैसा बंदा जो है वो कहेगा कि जी मैं इस बारे में जो है वो मैं रेफरेंस लेके आया हूँ कि देखें ये क्या हो रहा है। ये वैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई कहीं से पैदा हो जाता होता है जब रेफरेंस फाइल करना हो। काजी साहब के ऊपर भी रेफरेंस आया था, काजी फायजी साहब के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। राना